नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। भले ही हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन दी जाती है, भले ही बुजुर्गों का सबसे ज्यादा मान हरियाणा में किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगता है कि बुजुर्गों की पेंशन की टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इस बीच सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि पेंशन की इस टेंशन को सरकार की तरफ से दूर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी गुंजाइश ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कहां, क्या, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। पेंशन की टेंशन होगी खत्म। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश। भ्रष्टाचार पर सवाल, कार्रवाई के साथ जवाब। इधर सवाल उठाता विपक्ष, उधर जवाब देता सत्ता पक्ष। पेंशन की टेंशन ने बुजुर्गों का हाल बुरा कर दिया। वजह परिवार पहचान पत्र में नाम न होना या फिर सिस्टम में जानकारी अपडेट न होना। सरकार इसका समाधान कर ही रही थी कि विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर हो गया और इसे सीधे भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। साथ ही सरकार पर पेंशन को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया। 5,40,000 के करीब पेंशन काटी गई बुजुर्गों की और विधवाओं की। और हमने पहले कहा है, ये जो पहचान पत्र जो है ये पेंशन काटू स्कीम है और कुछ नहीं है इसका। और कुछ नहीं, तो पहचान पत्र का नाम लेके पेंशन काट दी जाती है, जबकि सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग एक उसका एक क्लर्क लगा हुआ है या कोई चपरासी लगा हुआ है, वो अपने बाप को देता है, माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता है, लेकिन पेंशन काट देते हैं उसकी। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो पहले कैसे पहचान पत्र जो है सिस्टम खत्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से पेंशन मिलेगी और जिसकी पेंशन का हक बनता है सबकी रेस्टोर की जाएगी। इधर हुड्डा ने पीपीपी को खत्म करने की बात की तो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अजय यादव भी करंटदार सवाल सरकार पर दागते नजर आए। एक तो बुजुर्ग जो 102 साल का था, वो बकायदा जो है बग्गी में बैठ के और डिप्टी कमिश्नर के घर के सामने गया और कहने लगा कि मैं जिंदा हूँ। तो सरकार जो है सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है। आपको हैरानगी होगी कि 357 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में की थी, उसमें से केवल 127 घोषणाएं पूरी हुई हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो घोषणा थी वो यूनिवर्सिटी की थी आपके, उसकी मात्र 4 दीवारी बनी है। इनको कोई विकास से मतलब नहीं है, इनको कोई रोजगार से मतलब नहीं है। बुजुर्ग जो हैं धक्के खा रहे हैं जगह जगह। आज अगर उनकी पेंशन कट रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है। मुख्यमंत्री को प्रशासन के ऊपर अपनी जो ग्रिप है वो मजबूत करनी पड़ेगी और इसको दोबारा से पीपीपी मोड पे ना लाकर, और जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे डीएसडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उनके जिम्मे करना चाहिए। ऐसे में रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंशन की टेंशन को दूर करते हुए बुजुर्गों की परेशानी को खत्म करने का आश्वासन दिया। तो दूसरी तरफ एक ग्राम सचिव पर मानदेय में अनियमितताएं बरतने के आरोप में कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेस जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी, उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों को हमने, जो भी शिकायत हमको मिलती है, उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और ग्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू करा देते हैं। और जिनकी पेंशन गलती से कटती है, बीच में कुछ महीने नहीं मिलती, उसका एरियर वो भी देते हैं। अब हमने, जैसे पुलिस है, पुलिस का कोई अधिकारी अगर गलती करेगा तो पहली बात तो कि उसकी जांच कहीं ना कहीं दूसरी एजेंसी से वो कराते हैं। कभी पुलिस का केस हम क्राइम को भी देते हैं, कभी सीआईए को भी देते हैं, कभी सीबीआई को भी देते हैं, विजिलेंस को भी देते हैं। और उसमें जो अधिकारी की गलती मिलती है उसका जितना दोष होता है उसके हिसाब से उसको दंडित भी करते हैं। कोई वार्निंग देनी है, वार्निंग भी देते हैं। अब आज जैसे एक ग्राम सचिव का विषय आया,
कि उसने पैसे निकाल लिए और पंचों का जो देना है क्या उसको मानधन बता देते हैं, वो उसने दिया नहीं और अभी वो कहता है कि ठीक है मैं जमा करा दूंगा। अब उसको तुरंत सस्पेंड किया है। डीसी साहब को कहा है कि उसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद दोषी अगर पाया गया तो एफआईआर भी कराएंगे, उसको अंदर भी कराएंगे, उसकी जो कुछ खिलाफ कार्रवाई करनी होगी सब करेंगे। उधर कैथल में भी मामला कुछ ऐसा ही था। एक व्यक्ति को मृत बताकर उसकी पेंशन काटने की शिकायत की गई थी, तो कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने यहाँ भी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया और संदेश देने का काम किया कि चीजों को बेहतर किया जा रहा है। कटना नहीं है, हम ठीक भी कराएंगे, कटी है तो ठीक कराएंगे। 8 महीने से सर वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, बाहर बैठे हैं। कोई बात नहीं, 8 महीने के अभी मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे मुलाकात करो। सवाल भ्रष्टाचार को लेकर भी उठाए जा रहे हैं और सवाल पेंशन को लेकर भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि परेशानियां हैं, लेकिन इससे भी भली भांति समझा जा सकता है कि कुछ बेहतर करने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना भी पड़ता है। ऐसे में पेंशन की टेंशन में राजनीति की एंट्री मारना मुद्दे को और ज्यादा गंभीर बना देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे कराऊं। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु साहब हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंद भारद्वाज जी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। और रणवीर शर्मा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मलिक साहब, एक बार फिर से वजह जरा बता दीजिए, ये परिवार पहचान पत्र स्कीम जो है, जिसे बार बार हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापसी आते ही इस स्कीम को खत्म करेंगे और पेंशन काटू स्कीम इसे बताया जा रहा है। क्या कुछ वजह है जो सरकार इसे लेकर आई और इसमें अब भी अगर अनियमितताएं पाई जा रही हैं, अब भी लोगों की पेंशन की टेंशन बरकरार है, तो फिर उसे कैसे रिजोल्व आउट किया जाएगा? देखिए, हुड्डा साहब का ये दर्द जो है लाजमी है, क्योंकि हुड्डा साहब उस जमात में से हैं जो जमात राजीव गांधी के समय पनपी और बड़ी हुई, जो ये कहती थी कि 1 रुपए में से 85 पैसे जो हैं वो तो सिस्टम खा जाता है, 15 पैसे गरीब के पास पहुंचते हैं और वो जायज। और उसमें एक और चीज मजेदार होती थी कि गोश्त बेबीज, गोश्त काम करने वाले, गोश्त बुढ़ापा पेंशन लेने वाले, ये सारा कुछ होते थे। तो ये जो झोलमाल था ना जी, उसको खत्म करना अनिवार्य था। 4,75,000 के करीब बुढ़ापा पेंशन हुड्डा साहब के समय थी, जिनको 300 रुपए मात्र 300 रुपए मिलते थे। 355 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्चा होता था। इस समय 17,45,000 के करीब बुढ़ापा पेंशन मिलती लोगों को, और उसमें स्टेट की तरफ से 5232 करोड़ या उससे ज्यादा अनुदान जो है उस तरफ दिया जाता है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इतना सा करके तो शेरशाह बन जाएं और हम इतना सारा करके राम सेवक बनना चाहें तो भी आपको दिक्कत होती है। दूसरा पक्ष ये है कि जब सिस्टम और प्रणालियों को दुरुस्त करा जाएगा तो वो जिनको इस सिस्टम से बेनिफिट हुआ वो रोएंगे, वो अनिवार्य है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जब चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं तो फिर जिन्हों पहले भोग रहे थे उसका सुख, उनको तकलीफ आती है। अब मैं आपको ये परिवार पहचान पत्र की खूबसूरती बता दूं कि परिवार पहचान पत्र जो सिस्टम है उस खूबसूरती क्या है साहब। ये सिस्टम अगर अगले 8, 9 साल, 10 साल तक अपने आप को एस्टैब्लिश करता है तो उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा उस समय उसका ऑटोमेटिक आधार कार्ड उसके पास, पेरेंट्स के पास ऑनलाइन पहुंच जाना, उसके साथ उसको जो अनुदान उसके लिए जिसके लिए वो पात्र हो वो मिल जाना। अब ऑटोमेटिक सिस्टम, परिवार के अंदर ऑटोमेटिक एडअप हो जाना, परिवार के अंदर ये डाटा जाना कि क्या बच्चा जब पैदा हुआ कोई बीमारी तो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसको सरकार की तरफ से ऐसा चीज तो नहीं चाहिए कि जिससे उसको हेल्थ इश्यूज के ऊपर सरकार मदद कर सके। ये एक ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम बन जाएगा जिसमें कभी भी ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि
व्यक्ति जो है, जो स्टेट का एक नागरिक है, वो ऐसे करके खड़ा हो, वो हमेशा ऐसे करके रहेगा कि जी हमारा हक हमारे को बोलने से पहले हमारे पास आ जाता है। ये प्रणाली जिस दिन आ जाएगी उस दिन वो नेता, वो बाबू, वो ठेकेदार, हुड्डा साहब इसे पेंशन काटू स्कीम क्यों बता रहे हैं? इस पे सत्ता सुख भोग रहे थे इस प्रणाली से, जिस प्रणाली के अंदर लोगों को अपना अधिकार मांगना पड़ता था, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और वही सबसे बड़ी दिक्कत है साहब। वो इसे पेंशन काटू स्कीम क्यों बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार की इंटेंशन इस तरह की है कि वो पेंशन को बंद करना चाहते हैं। साहब 350 करोड़ और 5232 करोड़, दोनों का फर्क देख लीजिए कितने गुना का है। और 4,50,000 4,25,000 बुढ़ापे लोगों को मिलता था, आज 17,50,000 के करीब लोगों को मिल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इनसे दोनों में फर्क कितना है वो देख लें। मैं पूछ लेता हूं ये बात ना, बोलना चाहता हूं इस विषय पे कि आपने हुड्डा साहब 1,20,000 रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा था, हमने 1,80 करा और आगे भी बढ़ाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आज कि साहब आपने तो बुढ़ापा पेंशन खैरात बांटी और हम बुढ़ापा पेंशन अधिकार दे रहे हैं, खैरात और अधिकार, ठीक है। खटाना साहब देखिए, मेरे भाई ने बहुत सारी बातें करी, बड़ी अच्छी बातें हैं। खैरात की बात करते हैं। ये खैरात ना तो भारतीय जनता पार्टी अपने घर से लाई है, ये हमारे ही देश का पैसा है, हमारे ही लोगों का टैक्स में दिया हुआ पैसा है। और ये पैसा उन व्यक्तियों की ज़रूरत के लिए, बुढ़ापा पेंशन उनके लिए जिनको जीविका चलाने में जो असमर्थ हैं या जो बुजुर्ग आदमी हैं, और भी जैसे बहुत सी परेशानियां जिनको अपने घर में बच्चों से या किसी और तरीके से, तो एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ था कि जिससे किसी बच्चे के आगे किसी बुजुर्ग को हाथ ना फैलाना पड़े। जो मेरे भाई ने बात कही कि 300 रुपये पेंशन मिलती थी, तो 300 रुपये कौन से सन में मिलती थी मेरे भाई को अच्छी तरीके से पता है। 2014 में ये पेंशन बढ़कर 1,000 रुपये हो गई थी। 1,000 रुपये पेंशन मिला करती थी और 2014 में हुड्डा साहब ने ये कहा था कि अगर सरकार आएगी तो मैं इसको 2,000 कर दूंगा। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम भी 2,000 कर देंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल में 200 रुपये बढ़ाए, मतलब कि 1,000 रुपये कह के 200 रुपये बढ़ाए। और जो ओवरऑल वो डेटा दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 355 करोड़ दिया था, हमने 5235 करोड़ दिया है। भैया हमने 355 करोड़ दिया, आपने 5200 करोड़ दिया। आज तेल में 13,70,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट 7 साल में देशवासियों से पेट्रोल में, डीजल में टैक्स लगाकर कमा चुकी है। जो पिछले 8 साल में आपने जनता के ऊपर टैक्स लगाया है, क्या उसका 1% भी रिवर्ट किया? जिस अनुपात से जनता के ऊपर, चाहे वो गृह कर हो चाहे और टैक्स हो, जितने भी लगे हैं, क्या उस अनुपात से लोगों की जीविका के लिए, क्या लोगों की इनकम बढ़ी है? और अगर 350 को लेके आप 1500 की बात करते हैं, ये इजाफा इतना नहीं है जितना इजाफा आज महंगाई को लेकर हुआ है। 250 रुपए वाला सिलेंडर आज 1100 रुपए में मिलता है, 40 रुपए वाली दाल आज 200 रुपए मिलती है, 70 रुपए 60 रुपए वाला सरसों का तेल आज 200 रुपए लीटर है, डीजल 100 रुपए है, सीएनजी 100 रुपए है, पेट्रोल 100 रुपए है। तो जो महंगाई का जो इजाफा जिस रेशियो में हुआ है, क्या उस रेशियो में, जिस रेशियो में आपने लोगों के ऊपर हाउस टैक्स लगाया, जिस रेशियो में बिजली का अनुपात बढ़ा, गृह कर बढ़ा, पानी का बिल बढ़ा, गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू रेट जो बढ़ाया, चाहे वो एक्साइज के रूप में हो चाहे जमीनों के रजिस्ट्रियों के रूप में हो, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कर रहे हैं। सरकार ने लोगों का लिया ज्यादा और दिया कम। नहीं, ये तो देने का काम तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये पेंशन काटू स्कीम है, और मेरे भाई ने कहा कि हुड्डा साहब का दर्द, तो भैया हुड्डा साहब को तो दर्द है। अगर हरियाणा के किसान को दर्द होगा तो हुड्डा साहब को दर्द होगा, अगर हरियाणा के जवान को दर्द होगा तो हुड्डा साहब को दर्द होगा, अगर बुजुर्गों की पेंशन कटेगी तो हुड्डा साहब को दर्द होगा। और ये बात मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं। अगर आपने एक, रमन जी आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, आपसे हाथ जोड़कर एक और निवेदन करता हूं, वैसे तो आपको भी ग्रास रूट पे पता होगा, हुड्डा साहब के कार्यकाल में पेंशन बनना बड़ा आसान तरीका था। किसी की अगर 60 साल उम्र है, अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
ऐसे बहुत से हरियाणा में लोग हैं जिनके पास शायद सर्टिफिकेट नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे स्कूल नहीं गए या जिनके गुम हो गए, बहुत गरीब तबका रहता है देश में। जब ये लोग पेंशन बनवाने जाते हैं तो हुड्डा साहब ने एक बात कही थी कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन करो, आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से डॉक्टरी जांच कराओ और डॉक्टर उस पर लिख देगा कि ये व्यक्ति 60 साल की उम्र का है, हम उसकी पेंशन बना देंगे। एक सरल प्रोसेस था सिर्फ पेंशन देने का कि कोई गरीब धक्के ना खाए। ठीक है। 2014 से, एक सेकंड और लूंगा बड़े भाई, 2014 से जब से आपकी सरकार आई है, आपने इतनी मोटी फाइल बना दी कि पहले तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, 10वीं की मार्कशीट दिखाओ, उसके बच्चे 42 साल के होने चाहिए, आप ये करो, तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ, उसके बाद धक्के खा खा के ठीक है, वो बेचारा आदमी अपने घर बैठ गया, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बनी। ठीक तो है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अरविंद जी के पास आ रहा हूं, ये प्रोसेस को थोड़ा सा हल्का करें ताकि गरीब आदमी को अगर पेंशन सरकार देती है ना, और जो बात आप खैरात की बात कर रहे हो, ये खैरात नहीं है, हरियाणा की और देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, वापस आऊंगा डिबेट पर के रूप में सरकार लेती है और इसको जनता के लिए इसको रिवर्ट करती है। अरविंद भारद्वाज जी, मेरे भाई मनीष पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा मुश्किलें कर दी हैं, बहुत मोटी फाइल बना दी है और उन्हें बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए शायद बहुतों के नाम कट गए। देखिए, अगर नाम कटे होते तो जो पेंशन धारकों की जो संख्या 2014 तक थी और जो संख्या अब है उसमें कमी आनी चाहिए थी, जबकि स्थिति इसके विपरीत है, बल्कि कई लाख लोग और नए पेंशन धारक इस टर्म में, इस टेन्योर में जुड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा मनीष खटाना जी ने कि हुड्डा साहब अगर को तकलीफ होगी, अगर किसानों को तकलीफ होगी तो उन्हें होगी, अगर जवानों को होगी तो होगी, मजदूरों को होगी तो हुड्डा साहब को तकलीफ होगी। देखिए साहब, अगर हुड्डा साहब को इतनी तकलीफ थी किसानों की तो 70,000 एकड़ किसानों की औने पौने दामों पे लेकर अपने चहेते लोगों को, अपने दामाद को क्यों दे दी भाई? आपने बीबीडीपी के नाम पे, मैं यही बता देता हूं, अपने फरीदाबाद का उदाहरण देता हूं। एक किसान है जिनकी 16 लाख रुपए के हिसाब से प्रति एकड़, सिर्फ मात्र 16 लाख प्रति एकड़ में जमीन ली थी। आज उस जमीन की कीमत यह है कि वो किसान उस 16 लाख में एक 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकता अपने खुद के खेत में से। ये स्थिति इन्होंने की, इतने कम दामों में। क्यों? इन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को वो जमीन देने का काम किया, दिलाने का। पहले सेक्शन 4 लगाया, 6 लगाया, उसके बाद जब वो किसान जमीन को बेच नहीं सकता था, बाद में बिल्डरों से सेटिंग कर ली और वो बिल्डरों ने किसानों से जाके रेट तय कर लिए और बाद में वो सेक्शन हटा दिए ताकि वो बिल्डर्स उस जमीन को औने पौने दामों में खरीद सके। तो अगर इतने चहेते थे किसानों के, तो भाई साहब ये किसानों के साथ ये डकैती, ये लूट क्यों की हुड्डा साहब ने? इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, अमूमन स्थिति ये होती है कि अगर किसी भी योजना में परेशानियां बढ़ती हैं या उसमें जो सिस्टम है वो टफ होता है तो उसमें पेंशन धारक कम होने चाहिए, जबकि विपरीत है। मैं तो अभी बताया कि ये तो गलत जानकारी दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि केशव जी कि हुड्डा साहब ने जो बोल दिया बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, अब मजबूरी है खटाना साहब की, क्योंकि उनके प्रवक्ता हैं तो कहीं ना कहीं लीपापोती करेंगे, उन बातों को ढकने की कोशिश करेंगे या उन बातों पर जबरदस्ती बिना तथ्यों के अड़ने की कोशिश करेंगे। मैं जवाब लूंगा, लेकिन ताकि उनके आगे इनके नंबर बने रहे। परंतु स्थिति इसके विपरीत है। आपने इस बात पर जरूर पूछना कि अगर ये प्रोसेस टफ हुआ है और नाम काटे गए हैं पेंशन में से, तो ये संख्या लाखों में क्यों बढ़ी है? ठीक है, वो नोट कर रहे हैं आपके सवाल को, उनकी बारी आएगी तो वो जवाब देंगे। मैं एक एक कमेंट ले लेता हूं। पहले विजेंद्र रेड्डी जी के पास आऊं। रेड्डी साहब, रखिए अपनी बात। हाँ केशव जी, वृद्धावस्था पेंशन 1987 में ताऊ देवीलाल ने एक इस सोच के साथ शुरू की थी कि इसमें बूढ़ों का सम्मान किया जाएगा, वृद्धों का सम्मान किया जाएगा और वृद्धों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ना देखना पड़े, इसलिए सम्मान भत्ते के रूप में इसको शुरू करने का काम किया था। लेकिन 2014 पर मैं सीधा आता हूँ, 2014 से लेकर के 2022 तक जिस प्रकार से इस सम्मान भत्ते को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, एक राड़ छेड़ रखी है इसके ऊपर, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। मैं कहता हूँ 14 तक प्रोसेस ठीक था। आप ये कह रहे हैं बीच में एक बार
आप बोल लो, आप कह लो। नहीं, 2014 तक ये प्रोसेस चल रहा था, ये कह रहे हैं। फिर सुन लेना, अब सुन लेना। ऐसा है, जब मेरी बारी आएगी ना, आपकी बारी आएगी तब बोलना। ऐसे तो फिर डिबेट का मजा ही नहीं रहता भाई, छोटे भाई ना, खराब हो जाती है। ठीक है भारद्वाज जी, वो सवाल ले लिया उन्होंने। हाँ रेणु साहब बताइए। जवाब तो दे नहीं रहे अरविंद। ऐसा है, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा आपकी बात का। मैं आपकी बात का जवाब बीच में नहीं दूंगा, बाद में दे दूंगा। मैंने नोट समझौता हो गया क्या? ठीक है सर, अभी तो मैं पहला कमेंट ले रहा हूँ और ले लूंगा। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, रेणु साहब अगर आप जवाब देने पर बात नहीं करना चाहते भाई, जो सवाल अगर इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते तो आप जो है ना चुप होकर के सुन तो सकते हो, आप सुन ही नहीं रहे। आपने ऐसी राड़ छेड़ दी वृद्ध अवस्था के ऊपर, इस सम्मान भत्ते के ऊपर हरियाणा प्रदेश में ऐसी राड़ बना रखी है। अरविंद भाई, आप हमेशा ये कहते हो, कभी तो आप जो है ना, देखिए आपने विधानसभा में अभय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और आप केशव जी, ये तो मजा नहीं आ रहा डिबेट का। देखो मैं एक सामाजिक बात पर बात कर रहा हूँ, ये राजनीतिक बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है हमारे हरियाणा। हाँ ठीक है सर, वो जवाब जो है जवाब दे देंगे के साथ बैठे हुए, जवाब देंगे। कहीं ना कहीं हमारे बीच में से मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा बीच में। मैंने अपनी बात कहनी है, कोई नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा बीच में। आपका दूंगा, दूसरा पूछेगा, फिर तीसरा पूछेगा। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, आपने इस सरकार ने ले आऊंगा मैं स्क्रीन पर, आप सवाल पूछ लीजिए। इस सरकार ने एक बात को अपमान करने का काम किया है, उसको हमें बताने दो। देश और प्रदेश की जनता सुनना चाहती है, देश और प्रदेश की जनता सुनना चाहती है किस प्रकार से आज वृद्धों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हर रोज नया कानून इसके अंदर जो है ना आप शामिल करके इन बूढ़ों का अपमान करने का काम कर रहे हो। आपने पहले इसका अपनाया 2,80,000 मिनिमम से आय जो ना रखी जाएगी, उससे पूरे परिवार की आय, लड़कियों की बहुओं की आय जोड़ करके कानून बनाया। वो धन्यवाद है अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में जब मजबूती के साथ ये प्रश्न किया कि अगर एक बूढ़े की भी पेंशन काट देगी तो हम चंडीगढ़ में बूढ़ों को लेकर के बैठेंगे और पेंशन नहीं काटने नहीं देंगे। फिर आपने 3.5 लाख से घटा करके 2,80,000 करने का काम किया, तब विवाद छिड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश में। फिर आपने पति पत्नी की आय को जो है ना 2,80,000 करने का काम किया, एक वो नया विवाद छेड़ा आपने। फिर आपने नया विवाद छेड़ा कि ये जो ना सरल केंद्र पर जाकर के अपने परिवार पहचान पत्र की गलतियों को ठीक करवाने का काम करें। वहां बूढ़े पैसे दे दे करके लूट रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। फिर आपने नया विवाद खड़ा किया कि हम अपने सरकारी व्यक्ति को घर पर भेजेंगे, वहां उनको दुरुस्त करेंगे और उनकी पेंशन शुरू करेंगे। वो आज तक नहीं हुआ। 6 महीने से लोग चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, उनका समाधान नहीं हुआ। 100 साल के 102 साल के बुजुर्ग जो ना अपनी बुग्गियों में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। आप जिंदा लोगों को मृत घोषित करने का काम कर रहे हैं, उनको मृत बना करके उनकी पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी परेशानियां आपने खड़ी कर रखी हैं, और क्या करोगे। लेकिन सुनिए, आप बीच में दूसरी बातें लेकर के आगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा जोश में बोलना पड़ा, नहीं मैं बड़ी शांति प्रिय ढंग से अपनी बात कहने वाला था। देखिए केशव जी, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को चाहिए, जैसे कल भी डिबेट में एक भाई ने कहा था कि ये जो पहले सरपंच चोर थे उन पेंशनों को खा जाया करते थे। आज अभी मलिक साहब ने कहा कि हम खैरात देते हैं, खैरात को जेब से देते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बूढ़ों का सम्मान है तो उसका सम्मान बने रहना चाहिए, उनकी समस्या को दूर करने का काम करना चाहिए। पहले मलिक साहब ने बहुत अच्छा तरीका था, बहुत अच्छा तरीका था कि वृद्धों को अपनी चारपाई पर बैठे बैठाए पेंशन मिल जाया करती थी। मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ जिन वृद्धों को प्रॉब्लम है उनको घर जाकर के उनकी समस्या दूर करने का काम करें। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा मलिक साहब से ही, रणवीर शर्मा जी के पास, लेकिन एक बार पहले 100 साल का बुजुर्ग कैसे बोल। ठीक, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा मलिक साहब से। ठीक है मलिक साहब, मैं आऊंगा, मैं आपके पास से आ रहा हूँ। एक बार रणवीर शर्मा जी का विश्लेषण थोड़ा सा जान लेते हैं। बोलिए कि ये गलत बात कर रहे हैं, जब मैंने बोला ही नहीं। मैंने टोका ना, मैंने टोक दिया, वो आपके वर्ड्स नहीं थे, मैंने करेक्ट कर दिया, उनको रेक्टिफाई कर दिया है। वापस आऊंगा, रणवीर जी के पास आ रहा हूँ। रणवीर जी,
ये जो चल रही है पहचान पत्र को लेकर और पेंशन की टेंशन को लेकर तमाम सारी बातें, क्या वाकई हालात पहले से बिगड़े हैं जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, या हालात पहले से सुधरे हैं जैसे कि आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी कह रही है? देखिए केसर जी, ये जो स्कीम सरकार ने बनाई है बुजुर्गों के लिए पहचान पत्र के साथ, स्कीम की नीयत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस नीयत के साथ साथ जो स्कीम का लागू होना है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम कहाँ है वो है प्रशासनिक प्रॉब्लम। तो यहाँ दोनों जेजेपी के और उनके भाई बैठे बड़े काबिल दोस्त हैं हमारे, इस बात को समझने की समझ ही होगी उनको भगवान की दया से। जो प्रशासनिक सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी एक फिक्स होनी जरूरी है, चाहे वो डीएसडब्ल्यू के लोग हों या प्रशासन उनके कर्मचारी हों। ग्राम सचिव जैसे आज सीएम ने खुद ही माना कि ग्राम सचिव ने गलती करी, हमें उसे सस्पेंड करना पड़ा। दूसरी बात जो इसमें कांग्रेस वालों की बात है या अपना दूसरा आईएलएनडी की बात है, ये बात ठीक है, बुजुर्गों को एक सम्मान पूर्व पेंशन का सिस्टम शुरू हुआ था और उस सिस्टम को अभी पहचान पत्र के साथ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं ऑनलाइन सिस्टम को जारी करने के लिए। वो कंपनियों के हाथ में चला गया। अब कंपनियां जो है अपने सिस्टम से उसको डाउनलोड करवाती हैं या देती हैं, उस सिस्टम में जो है मुलाजिम फंस जाते हैं। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर ये करेंगे तो वहां जिंदा है उनकी पेंशन का सिस्टम जैसे हम करते थे उस वक्त। हमारे टाइम में भी हम प्रशासनिक अधिकारी रहे, जिलों के एसपी रहे हैं और आईजी की पोस्ट से हम आए हैं। पुलिस का महकमा मेरा ज्यादा रहा है, लेकिन अब क्योंकि 8 साल से हम बाहर हैं और इस राजनीतिक सिस्टम को भी खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो जो मुलाजमों का सिस्टम है केशव जी, उसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा और जो इनका डिजिटल सिस्टम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है उनको दोबारा बहाल करना पड़ेगा, जिसके ये ह्यू एंड क्राई ना चले और हर हालत में जिनका हक है उन्हें वो हक मिले। ये बात ठीक है। मैं रमन जी से जवाब लेता हूँ। रमन जी, जो बात रणवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि नीयत अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन में समस्या है, वही बात कैप्टन अजय यादव ने भी कही। उन्होंने कहा कि सीएम को प्रशासन पर ग्रिप थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मेरा ये मानना है बड़े स्पष्ट रूप से केशव जी कि आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले जो कुछ प्रश्न इस समय में उठ रहे थे, मैं उनका जवाब अब ये ऑयल के ऊपर और उसके ऊपर ले जा रहे थे, तो मैं वो पहले भी दे चुका हूँ जवाब। 14th पे कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन में 42% जाता है। इन्होंने 10 साल के अंदर 27 लाख करोड़ रुपया लगाया, हम अभी तक 91 लाख करोड़ से ऊपर लगा चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूँ और आप इनका साथ जो सारे वो दर्ज कर देता हूँ, लेकिन फिर भी डिबेट जो है वो शायद बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं उसको समझना चाहिए। अभी आईएनएलडी के मित्र से रेडू साहब से ये पूछा जा रहा था तो वो अवॉइड कर गए। क्या वो ये समझते हैं और आईएनएलडी का ये मानना है कि बुढ़ापा पेंशन की सारी पद्धतियां और उसके अंदर कोई विसंगतियां नहीं थी 2014 तक, ये बताने की जरा चेष्टा करेंगे वो अपनी बारी में। दूसरी चीज, ये मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि अगर कहीं कोई विसंगति आती है, कोई इशू आता है जिसके अंदर एरर है, बुढ़ापा पेंशन सस्पेंड हो गई या कट गई और वो व्यक्ति जीवित है या वो व्यक्ति वहां पे उसकी बनती है, तो वो एरियर्स के साथ दी जाएगी वापस। एक विंडो अलग से खोली हुई है इसमें एरर्स को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। जो ये अधिकारी हैं ये हमारे घरों से, हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, कोई बाहर से कोई हमारे दुश्मन नहीं आए हुए हैं। इनसे जो गलतियां होती हैं वो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर के लोग हैं, तो क्या हम उनको सूली पर टांग दें? हाँ, सिस्टम ठीक करना अनिवार्य है और मैं रणवीर जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इक्वल एंड पैरेलल एक्शन की जो एक सोच है कि अगर आपने गलती करी है तो आपकी पेंशन तो रुक गई, लेकिन अगर वो क्लेरिकल एरर, अगर वो एरर करा हुआ है अपनी
बेवकूफी से या अपनी जिसे बोलते हैं काम चोरी से सरकारी मुलाजिम ने या कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम जिसकी ड्यूटी है, तो फिर उसको भी नापना ये एक नहीं, लेकिन ऐसे केसेस तो बहुत सारे सामने आए हैं कि व्यक्ति जिंदा है, मृत घोषित कर दिया। आज भी ऐसे केसेस थे। वो रोहतक वाला तो कितना वायरल हुआ था सब। एक मिनट, ये कितने केसेस आए उसको देखिए। 17.5-18 लाख लोगों को आज मिल रही है ये पेंशन। उसमें से क्या आपको 1% नंबर ऑफ केसेस मिले हैं जिसके ऊपर ये मृत थे और उनको मृत घोषित कर दिया गया, वो जीवित है? 1% भी नहीं है। मलिक साहब, अब बोरा के अंदर छोटी सी रोड़ी हो या फिर बड़ा पत्थर हो, मजा तो किरकिरा हो जाता है ना। बात सुनो, लेकिन करने वाले तो आपके मेरे घर के हैं। मैं तो ये बोलता हूँ ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन मतलब ह्यूमन एरर है। एक मिनट, ह्यूमन एरर हो सकता है, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्या ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी अक्रॉस पार्टी लाइन बन जानी चाहिए कि ये एक प्रस्ताव सारी पार्टियां मिलके विधानसभा में पास कर कि सरकारी मुलाजिम से अगर कोई गलती होती है तो उसको कैसे खामियाजा देना है। अपने आप पता लग जाएगा कौन कितना कुछ करना चाहता है। ठीक है, हम तो सिस्टम ठीक कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उनको एक बार सुलझा दिया जाए, लेकिन ये लोग जो है ये बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। ठीक है मनीष जी। देखिए रमन जी, संविधान ने और लोकतंत्र में ये अधिकार दिया है हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, और विपक्ष होने के नाते हरियाणा की जनता की आवाज़ को, हरियाणा के दुख दर्द को अगर हम उस बात को नहीं समझते और नहीं आवाज़ उठाते तो हमारी गलती है। और जहां आज हरियाणा के बुजुर्गों की सम्मान की बात हो रही है, बुजुर्गों के भत्ते की बात हो रही है, पेंशन की बात हो रही है, अगर उनकी पेंशनें कट रही हैं, अगर वो प्रोसेस सरकार ने बहुत टाइट बना रखा है, उसको थोड़ा सा लचीला करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा आसान करने की ज़रूरत है। जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर ये आवाज़ कांग्रेस पार्टी या हुड्डा साहब उठाते हैं तो वो आवाज़ ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये आवाज़, मेरे भाई कह रहे थे जी हुड्डा साहब तो बौखलाहट है या ये है या वो है, अगर हरियाणा के गरीब और किसान और जवान और मजदूर, अगर बुजुर्गों के सम्मान की बात उठाना अगर गलत है तो वो हम उठाएंगे। दूसरी बात, आपने एक बात कही बड़े भाई कि कितना परसेंट लोगों को जो डेथ का उन्होंने बताया, तो मैं एक बात कहता हूं कि किसी को डेड और अलाइव करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी से झगड़ा हो जाए, आज हरियाणा में अगर झगड़ों की घटनाएं देखें तो 100, 200, 500, 1000 होती होंगी, लेकिन किसी का मर्डर करना 302 की घटनाएं कितनी होती हैं। तो एक व्यक्ति जो अपना जीवन यापन के लिए सरकार से सम्मान भत्ता मांग रहा है, पेंशन मांग रहा है, और उसको कहीं ना कहीं अधिकारी डेड अलाइव डेड कर देते हैं घोषित की आदमी, और वो आदमी वहां जाकर अपने कागज दिखा रहा है कि जी मैं जिंदा हूं, तो ये बहुत बड़ा विषय है। किसी को डेड और अलाइव को हम परसेंटेज में नहीं तोल सकते। अगर किसी व्यक्ति को आपने ये कह दिया कागजों में कि आप जिंदा ही नहीं हो, तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए एक बहुत, वो अधिकारियों की भूल बता रहे हैं ना, इसे ह्यूमन एरर बता रहे हो, सरकार की टेंशन गलत थोड़ी है। गांव में सरपंच भी होते हैं, पंच भी होते हैं, शहरों में पार्षद होते हैं, और जो पेंशन की जो प्रणाली है, इतना बड़ा 25 साल से एरर कर रही है, जो चीज बिक नहीं सकती, चल नहीं सकती, खोटा सिक्का चलाने की कोशिश कर रही है, केशव जी, एरर है। रमन जी, ऐसा है हरियाणा में जो पेंशन की स्कीम है, चाहे वो गांवों में हो चाहे शहरों में हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, जिला परिषद हो या एमसीडी हो, कहीं भी हो, पार्षदों से उसको वेरीफाई कर पार्षदों को अपने एरिया की, क्योंकि पार्षद का, पंच का और सरपंच का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग वो सभी व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर किसी में ह्यूमन एरर की अगर बात आती है और किसी आदमी को अगर सरकार डेड दिखा रही है, तो उसको सबसे पहले पार्षद से इतला करनी चाहिए और उससे मंजूरी लेनी चाहिए कि जी आप इसको वेरीफाई करो, ये आदमी है या नहीं है, मैं इसकी पेंशन काट रहा हूं। लेकिन किसी आदमी को, मनीष भाई मेरे को यह बताइए, और ये केशव जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इन्होंने जो चीज बोली है ना, मैं अब उसका आपको और बताता हूँ कि ये इस तर्क के पीछे छुप के राजनीति हो रही है, जबकि असली जो विषय है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो है जिसके
जो परिवार पहचान पत्र के अंदर डेटा दिया है और उस डेटा से वो लोग पात्रता का जो मानक है उससे पार कर जाते हैं और इसलिए उनकी कट रही है। आप मेरे को ये बताइए, अगर कोई पात्र नहीं है और उसके मानक जो पात्रता के मानक है उसका उल्लंघन होता है तो अरुण शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजनीति क्यों कर रहे हैं? रमन जी, आप मानक की बात कर रहे हो मेरे बड़े भाई। अगर बुजुर्गों को अगर पेंशन की बात है, अगर सम्मान भत्ते की बात है, तो इसमें मानक कहां से आ गए? और जितने मानक पहले जब उनकी पेंशन बनी थी सारे मानकों को सामने रख के बनी थी। मेरा सिर्फ ये कहना है, इसमें राजनीति की बात नहीं है। अगर हरियाणा का बुजुर्ग अगर धक्के खा रहा है, रमन जी एक मिनट बड़े भाई, 1 मिनट, अगर हरियाणा का बुजुर्ग पेंशन के लिए धक्के खा रहा है तो मानकों के लिए सरकार के पास अफसर हैं, जाके अपने चेक करें। और परिवार पहचान पत्र आपने 6 महीने पहले लागू करा है और परिवार पहचान पत्र से पहले आधार कार्ड लागू हो गए, आधार कार्ड से अटैच हो गए, लोगों की बैंक स्टेटमेंट खुल गए, बैंक में अकाउंट खुल गए। तो अभी अगर परिवार पहचान पत्र अगर सरकार नहीं बना पा रही तो रमन जी, पेंशन को काटने से पहले सरकार सुनिश्चित करे कि वो परिवार पहचान पत्र बनाए। लेकिन पेंशन ज्वाइंट फैमिली दिखा रहे हो, कहीं बेनिफिट आप ज्वाइंट फैमिली के ले लो, कहीं इंडिविजुअल फैमिली के ले लो, ऐसा नहीं होता। मेरा या तो आप न्यूक्लियर फैमिली हो या ज्वाइंट फैमिली हो। रमन जी, पेंशन काटना ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार रणवीर जी के पास में आ रहा हूँ, उन्हें जाना भी है। अगर वास्तव में 1 सेकंड लूंगा केशव जी, अगर पेंशन काटना है तो अधिकारी उस पेपर पे लिखे कि मैंने ये तफ्तीश करी है और ये मैंने पाया गया और इसका जिम्मेदार भी मैं आऊंगा। इसी सवाल से मैं शुरू करूंगा। रणवीर जी से फाइनल पॉइंट ले रहा हूं, उन्हें जाना। ठीक है रणवीर जी, रखिए फटाफट अपनी बात। सॉरी, थैंक यू केशव जी। मैं दोनों मेरे काबिल दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे पर्सनल फ्रेंड भी हैं, चाहे मलिक साहब हो और चाहे खटाना जी हो, तो मैं इनके पास रहा तो दोनों सही बात करके उधर मलिक साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई उनकी जो मुलाजिम है अगर उनसे एक गलती ह्यूमन एरर है फिर तो वो माफी के काबिल है। अगर कोई जानबूझ के किसी की पेंशन काट रहा है और उसको नुकसान कर रहा है बुजुर्ग को, तो उसको सजा देनी भी जरूरत है। ये तो मलिक साहब के लिए नोटबुक सरकार को जरूर बताएं। जो खटाना जी कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हैं कि वो जो बुजुर्ग है जिसको मरा हुआ दिखा दिया किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने, अपने किसी सिस्टम की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी। वो लिस्ट बना लें, लिस्ट बना करके आपके पास गांव में ग्राम सचिव है, आपके पास सुपरवाइजर मुलाजिम है एमसीडी के, या आपके पास पार्षद हैं, ये बात बिल्कुल ठीक करें कि भी उनकी नॉलेज में ला दें कि ये लिस्ट है, इनकी हमारे मुताबिक पेंशन नहीं बननी चाहिए, ये हमारे मुताबिक रिकॉर्ड में नहीं है। ग्राम सचिव भी रिपोर्ट देगा, सरपंच भी रिपोर्ट देगा, एमसी भी रिपोर्ट देगा और ठप्पा लग जाएगा तो कम से कम हम उन सब जो हमारे पॉलिटिकल कैरियर के लोग हैं, सरपंच लेवल के, एमसी लेवल, उनकी जिम्मेवारी भी आ जाएगी। ठीक है शर्मा साहब, एमएलए के या पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये ले ले मलिक साहब तो उसे और ज्यादा फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। अरविंद जी से जवाब लेता हूं इस बात का। अरविंद जी, सुझाव जो दिए जा रहे हैं और खटाना साहब जो, मैं आऊंगा रेडू साहब, और खटाना साहब जो बता रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की कोई काटी जा रही है तो उसको नोटिस दे दें, कम से कम पता तो लग जाए। अगर वो सही है तो अपने आप को सिद्ध कर देगा कि हाँ मैं जिंदा हूं। नहीं, देखिए, जहां भी कहीं अधिकारियों से कोई गलतियां, रिपीटेड जो गलतियां इस तरह की हो रही हैं या जो सरकार को लगता है कि जानबूझकर की जा रही हैं, उसको तो सरकार कार्रवाई कर ही रही है। आज ही एक मामला आया है पंचायत का, जो मेंबर्स की जो मानदेय था उसको गबन करने का, उसमें भी कार्रवाई की गई है। ग्राम सचिव को सस्पेंड किया है खिलाफ, तो जी, तो कार्रवाई की गई है ना ये अधिकारी के खिलाफ। इस तरह के अगर कोई और मामले अगर ऐसे आएंगे तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, जहां ये पता चले कि इंटेंशनली इस तरह से पेंशन काटी जा रही है। परंतु एक माइनर, मान लीजिए 0.1% अगर कहीं ऐसी गलतियां हुई हैं किसी से, कि क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो उन्हें मैं तो ये निवेदन करूंगा अपने विपक्ष के सभी साथियों से, वॉलेंटियर के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पर, हम भी इस प्रयास में हैं कि कहीं अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारी जानकारी में आता है तो हम उसे ले जाकर उसकी उन कमियों को दूर कराते हैं और उसकी पेंशन को बंधवाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी इसमें सपोर्ट करें और जनता से जुड़े हुए हैं ये लोग, ये भी मदद करें। और कहीं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी विशेष के साथ, तो एक वॉलेंटियर के रूप में काम करके उनकी मदद करें, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, कहीं कोई कमी है तो उन्हें पूरा करवाएं
और उनकी पेंशन हुआ है। देखिए सरकार की इंटेंशन में, सरकार की सोच में कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर कहीं 100 लोगों में से, 200 लोगों में से, 500 लोगों में से एक दो की किसी की कट रही है तो ये अनइंटेंशनल। अच्छा, ये भी कहना है विपक्ष का कि आप लोगों ने प्रोसेस को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है। खटाना साहब कह रहे थे पहले लागू हो जाती थी आसानी से, अब लंबी चौड़ी फाइलें लेके जानी पड़ती हैं। मैंने तो बोला उसमें, पर जब मैं सवाल पूछता हूं तो भाई साहब ये कोई भी जवाब नहीं देता, ना कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देते हैं, ना हमारे रेणु साहब। और जब मैं बीच में बोलता हूं तो कहते हैं बीच में बोलिए, हम जवाब देंगे। मैंने खटाना साहब से ये पूछा था कि अगर प्रक्रिया इतनी जटिल है तो ये संख्या लाखों में क्यों बढ़ गई पेंशन धारकों की? इनके समय में और आज के समय में जो पेंशन धारकों की संख्या है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मनीष जी, ये बात तो लॉजिकल है। आपके समय में जो 4.25 लाख थी वो बढ़कर 17.5 लाख के करीब है। तो इतनी कैसे हो गई? अगर इतनी जटिल है, इतना मुश्किल है, नाम काटे जा रहे हैं, क्यों? हमारे ख्याल से हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। अगर बुजुर्गों की संख्या हरियाणा में बढ़ रही है, ये तो है नहीं कि 45 साल के बुजुर्ग की पेंशन बना रहे हैं, बना तो 60 साल के रहे हैं और बना भी हरियाणा के रहे। बाहर का आदमी तो हरियाणा में पेंशन ले नहीं सकता। अगर जनसंख्या कहीं 60 से क्रॉस हो रही है और वो पिछले 8 साल में बढ़ी है, तो इन्होंने तो ये तो है नहीं कि इन्होंने बल्कि काटने का काम करा है। ये तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन कितनी बड़ी तो ये प्रूव हो रहा ना कि आपके समय में जो परसेंटेज था पेंशन का वो कम था, इन्होंने परसेंटेज को बढ़ाया। ऐसा थोड़ी ना कि इनके कार्यकाल में बूढ़े लोग जल्दी होना शुरू हो गए। परसेंटेज जनसंख्या के आधार पर जिस तरीके की परसेंटेज पिछले 8 साल में निकल के आई है, इनके लॉजिक के हिसाब से पिछले 8 साल में लोग जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो गए। अरे ये राहुल गांधी के चेले हैं, इनके कोई भी लॉजिक हो सकता है। नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर बुजुर्गों के सम्मान की बात करेंगे तो हम फलाने के चेले हैं, हम ये तो कोई बात जवाब नहीं हुआ। नहीं, लेकिन खटाना भाई ये बात तो लॉजिकल है। अगर आप कह रहे हैं प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है तो फिर संख्या तो बढ़ रही है ना। केशव जी, मैं दो चीजें मैं जवाब ले रहा हूँ। भारद्वाज जी मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। भारद्वाज जी जवाब ले रहा हूँ। मैं दो चीजें बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप ग्राउंड पे अभी फोन कर लो, किसी भी रैंडम कॉल कर लो। 2014 से पहले जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन बनती थी और जितना सुगम तरीका था, भारद्वाज जी सुन तो लो, भारद्वाज जी सुन तो लो, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। वो 300 नहीं थी, 1000 रुपए थी 2014 में। 1000 रुपए तब घोषणा करी थी, जब घोषणा नहीं करी थी, 1000 रुपए मिलते थे। घोषणा 2000 की करी थी, आपने 200 बढ़ाए हैं। घोषणा तो आपने 5000 की करी थी, 2014 में नहीं दी थी क्या? आपने 5000 की घोषणा करी थी, 5000 कर दिए। जेजेपी ने 5000 की घोषणा करी थी। लास्ट के साल क्यों दी? नहीं, जेजेपी ने 5000 की घोषणा करी थी, 5000 हो गई। आप बीजेपी से जुड़े, बीजेपी के गठबंधन में गए, हरियाणा की जनता के लिए, पेंशन के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, तो क्या बुजुर्गों की पेंशन 5000 रुपए जो आपके एजेंडे में थी वो करी? क्या 5000 पेंशन बुजुर्गों की हो गई? तो फिर हर साल बढ़ाने का ये नाटक क्यों? अब भी कर दीजिए, आप आज कर दीजिए 5000। हम स्वागत करते हैं। मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूँ। हम स्वागत करते हैं। मैं रेणु साहब के पास हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन, रेणु साहब एक सम्मान बनता है, 5000 कर दीजिए। हम विधानसभा में खड़े होकर तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। 2500 भी कम लग रही है। 5000 कर दीजिए जो आपके एजेंडे में था। केशव जी, ये रेणु साहब, ये तो अरे आपका भी कोई एजेंडा है? लूटने के अलावा कोई और देखिए, ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई एजेंडा है लूटपाट के अलावा? ठीक है भारद्वाज जी, ठीक है मैं और जवाब दे दूं सर। ये कोई पेट्रोल और डीजल से कमाए सरकार ने 13 ये कोई डिबेट की बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। पेट्रोल और डीजल से टैक्स, तो घर नहीं भरे टैक्स 13,70,000 करोड़ पेट्रोल टैक्स, बिजली का, गृह का, पानी का, रिवेन्यू का, वो जो इनकम टैक्स, वो टैक्स अलग। और दिया क्या? जीएसटी वर्ल्ड में सर्वाधिक। ठीक है सर। नोटबंदी, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धूमल, किसान बिल, ठीक है सर, अर्थव्यवस्था भी बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव दिया क्या? हिंदुस्तान को दिया क्या? ठीक है भाई को भाई से डिबेट का मुद्दा नहीं है। 2000 के अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बूढ़ों को 2000 पेंशन देने की घोषणा की थी, जो 200 रुपए करके हर साल बढ़ा करके बूढ़ों को लूटने का इन्होंने काम किया था।
फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए पेंशन करने की बात कही थी। वो 3100 न करके 250 रुपए प्रति वर्ष करने के का काम ये कर रहे हैं। वो भी बूढ़ों के साथ एक धोखा ही इन्होंने करने का काम किया है। दूसरी बात, अभी हमारे विश्लेषक रणवीर शर्मा जी कह रहे थे, वो मेरे भी अच्छे मित्र हैं, इस पर तो जवाब दे दो पहले। ये भी मेरे अच्छे इकट्ठा काम किया है हमने भी। मैं ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई वहाँ वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सभी ने अच्छी बात की कि बूढ़ों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए और इनका पता लगाना चाहिए और इनकी पेंशन को बहाल करने का काम करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, परिवार पहचान पत्र जब लागू हुआ तो स्टार्टिंग में 22,000 लोगों की पेंशन रोकने का काम किया था। उसके बाद ये आंकड़ा 70,000 के आसपास का आया, उसके बाद 2,70,000 का आया और उसके बाद आज ये 5.5 लाख तक पहुंच चुका है। यानी कि लगभग 6 महीने से परिवार पहचान पत्र लागू किया जा चुका है और सरकार को इस बात का पता लग चुका है कि इतने लोगों की पेंशन कटनी है या रोकनी है। तो आज तक वो वेरिफिकेशन क्यों नहीं की गई? क्वेश्चन ये बनता है भाई, 6 महीने से आपको पता है इन लोगों की पेंशन कटी है, वो गलत कटी है कि ठीक कटी है? आज तक उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? सरकार कहाँ सोई हुई है? और सरकार कहती है कि सरल केंद्र पर जाकर के दुरुस्त करवा लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 100 साल का बुजुर्ग और बूढ़ा और बूढ़ी वो घर में अकेले रह रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो वो सरल केंद्र पर जाकर के उसको कैसे दुरुस्त करवाएंगे? और फिर सरकार ने पहले क्यों घोषणा की थी? मेरा ये भी क्वेश्चन है। सरकार ने सर्वप्रथम घोषणा की थी कि मैं जो है कर्मचारी को घर पर भेज करके इसका वेरिफिकेशन करवाने का काम करेंगे। एक बात और केशव जी, ये कहते हैं कि ह्यूमन एरर है। ये नहीं, ये एक मिनट ह्यूमन एरर नहीं है, ये गवर्नमेंट एरर है। गवर्नमेंट एरर क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। गवर्नमेंट आजकल सारा काम कर्मचारियों पर विश्वास न करके प्राइवेट से करवाती है। प्राइवेट वाले कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिम्मेवारी पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, लाखों गलतियां करते हैं और जनता को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने प्राइवेट से करवाई, गलतियां आई और अब सरकार ने कह दिया कि हर गलती के लिए 5,000 रुपए जमा करो। क्यों करो भाई 5,000 रुपए जमा? सरकार की प्राइवेट कंपनी ने गलती की, सरकार ने गलती करवाई और उसकी ठीक करवाने के लिए जो है ना लोग पैसे दें। इसी प्रकार से बूढ़ों को अपनी पेंशन को ठीक करवाने के लिए सरल केंद्र पर जाकर के फीस भरो। क्यों भरेंगे? सर्वे वालों ने गलतियां की है, सरकार उसको ठीक करवाओ। तो ये भी एक कमाई का जरिया सरकार ने इसके बीच से भी निकालने का काम कर रहे हैं। 5,000 रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट एरर है, न कि किसी की ह्यूमन एरर नहीं कह सकता मैं। ठीक है सर, मैं समय की भी थोड़ी सी सीमा है। मलिक साहब, जवाब के साथ साथ फाइनल कमेंट भी जोड़ दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं केशव जी, ये जो पद्धति जिसके ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, आपको याद होगा हमारी सरकार बनने के बाद पहली बारी जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उसके उपरांत एक विवाद बहुत तेज से बढ़ा था और वो विवाद था कि बच्चों का स्कूल से गायब होना, कि जो बच्चे थे ही नहीं उनकी वर्दी भी जाती थी, मिड डे मील भी जाता था, उनका वजीफा भी जाता था, ये सब कुछ जाता था। और जब ये हमने मैपिंग कराई आधार के साथ, वो गायब हो गए। अब ये जो पद्धति है इसे कहते हैं स्कैम, और ऐसा ही स्कैम विभिन्न चीजों के अंदर इस प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। तो अगर आज ये सिस्टम वेरिफिकेशन का आया है और उसमें ये सामने आ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? नंबर 1। नंबर 2, मेरे को आप ये बताइए कि अगर जो सरकार की पॉलिसी है जिसका आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप वो बेनिफिट उस नियम से लेंगे ना, आप बेनिफिट अपने हिसाब से तो नहीं लेंगे। तो अगर नियम कुछ कहते हैं और उसके आप मानक में फिट नहीं बैठते तो वो आपके पास कहाँ से बैठ देंगे? ये बार बार 100 साल 102 साल के बूढ़े की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ, ऐसे कितने केस आपके सामने आ गए? ये नहीं है केस ज्यादा, मात्र कुछ केस होंगे गिनती चुनती के। ठीक है, लेकिन मूलतः जो बात हुई है वो ऐसे गोश्त की है। एक और चीज आपको बता देता हूँ, बार बार बोला जाता है हमने करा क्या, हमने करा क्या। भाई साहब, 10 साल के अंदर इस देश के अंदर 27 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुई थी। इस सरकार ने पिछले 8 साल के 7.5 साल के अंदर
91 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो सारे लोगों को दिखता है। तो अगर आपको नहीं दिखता तो वो चश्मा हटाइए। और मेरा लास्ट एंड फाइनल कमेंट ये है कि हम सभी सामाजिक क्षेत्र में हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता? वोट मांगने का आपका धर्म बन सकता है, लेकिन आपका लोगों को मदद करने का धर्म नहीं बनता। ठीक है सर। मैं हूँ, आप हूँ, हम सब जा सकते हैं। ठीक है सर। क्यों नहीं जाते हैं मदद करने? ठीक है सर। क्योंकि हम अपनी कुर्सियों से हट के काम नहीं करना चाहते। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगा। अरविंद जी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड सर। देखिए, इसमें सरकार की नीयत में कहीं कोई फर्क नहीं। सरकार ने बड़ी अच्छी नीयत के साथ पेंशन को बढ़ाने का काम किया और लोगों तक जो इसके जायज जो हकदार हैं उन तक पहुंचे, उनके अकाउंटों में पहुंचे, ना उन्हें कहीं जाना पड़े, ना उन्हें किसी पंच सरपंच या नंबरदार का मोहताज रहना पड़े। इस वजह से ऑनलाइन सिस्टम लागू किया और अब जो सही जो जायज हकदार हैं उन्हीं को मिले, इसलिए ये परिवार पहचान पत्र लागू हुआ। अगर कहीं कोई त्रुटियां है, नया सिस्टम है, तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। यही सरकार का काम है और इसमें हम सब मदद करें। ठीक है, इसमें एज अ वॉलंटियर के रूप में हम सब जहाँ किसी को दिक्कत है तो उनकी भी मदद कराने का काम हम भी कर रहे हैं। रेडू साहब फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि एक तो जितने भी वृद्धों को इस पेंशन प्राप्त करने में समस्याएं आ रही है, तुरंत इनका समाधान करवाने का काम करें। और दूसरी बात, जो पेंशन के साथ सरकार ने आय को जोड़ने का काम किया है, ये बिल्कुल गलत है। आय को आधार बना करके पेंशन वाला जो मुद्दा है, इस आय के आधार को बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म करके जो भी बुजुर्ग है उसकी स्वेच्छा के ऊपर छोड़ा जाए। अगर कोई नहीं लेना चाहता तो ठीक है, अदरवाइज सरकार को हर वृद्ध का सम्मान करना चाहिए और सम्मान करने के लिए आय का आधार हटा करके उसको पेंशन देने का काम करना चाहिए। ठीक है, मनीष जी फाइनल कमेंट। हरियाणा के बुजुर्गों को सम्मान भत्ते के रूप में देने वाली पेंशन सरकार उसको मानकों के हिसाब से, अपने हिसाब से, लेकिन उन मानकों को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए। जो पेंशन काटी है वो जल्द से जल्द बहाल हो और नई पेंशन बनाने की जो प्रणाली है उसको थोड़ा सुगम किया जाए ताकि बुजुर्ग उस पेंशन को बना सकें। और जो जेजेपी का जो वादा था, जो बीजेपी का वादा था 3100 और 5100 का, अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर बुजुर्गों की पेंशन इस साल में भी अगर 5100 करते हैं तो स्वयं हुड्डा साहब और पूरा प्रतिपक्ष आपके समक्ष विधानसभा में तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। आप ये काम करने जो आपने अपना एजेंडा था जिसलिए आप दोनों मिले, आप इसको पूरा करें, हम आपकी तालियों से स्वागत करेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। रमन मलिक जी, विजेंद्र रेड्डी जी, मनीष खटाना जी, अरविंद भारद्वाज जी, रणवीर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।